इवेंचुअली बेटा अगर फिजिक्स इतना ही डिफिकल्ट था तो तुमने उसके ऊपर ओवरकम कैसे किया, आप इतना बताइए। NCERT is the best one. Don't go here and there. Don't look forward, up and down, left, center, nothing. Just focus on NCERT. थर्ड अटेम्प्ट में 200 मार्क्स से 631 मार्क्स तक पहुंचना। 10 में से अगर मैं बात करूं, बायो के एनसीईआरटी 10 में से कितना इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। सो हाय एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, तो फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में 200 मार्क्स से 631 मार्क्स तक पहुंचना। यार 631 इज अ ड्रीम स्कोर। सो हमारे साथ जुड़े हैं आज ऐसे ही एक स्टूडेंट जिन्होंने अपनी ये जर्नी तय करी, 631 मार्क्स स्कोर किए हैं नीट एग्जाम में। एंड दिस वॉज नॉट बाय लक यार, दिस वॉज बाय कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रैटेजी। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं ये कंसिस्टेंसी और स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करी? तो आइए जानते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं वरुण। वरुण, वेलकम टू नीट इन्फिनिटी चैनल एंड वेलकम टू श्री चैतन्या ब्रांड। यार आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे, थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी बताएंगे। उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, काइंडली ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यार। दादा क्या, मेरा नाम माय नेम इज वरुण पुरवाल। मेरा नाम वरुण पुरवाल है। मैं एक यूपी के छोटे से शहर इटावा से हूँ। और मैं सेकेंड ईयर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज से ड्रॉप लिए हैं ऑफलाइन क्लासेस से। और अब मैं यहाँ पे हूँ अपने ड्रीम कॉलेज में। क्या हम जान सकते हैं आप अभी कौन सी कॉलेज से एमबीबीएस परस्यू कर रहे हो? मैम, मेरे कॉलेज का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर। ग्रेट। यार इस जर्नी में अगर हम बात करें, नीट एग्जाम की जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रहती है। देयर आर अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड बीइंग अ ड्रॉपर आप बहुत चीजें फेस करते हैं ना। पीयर प्रेशर फेस करते हैं, कभी कभी रिलेटिव्स के ताने फेस करते हैं, है ना, कभी कभी आप खुद भी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो कैन आई एग्जैक्टली नो यार, फॉर दो स्टूडेंट्स जो एक्चुअली में अभी भी ड्रॉप लिए हुए हैं और कहीं ना कहीं इस चिंता में है कि इस साल भी क्रैक एग्जाम होगा या नहीं, कि व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, हाउ डिड इट वर्क? फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट से थर्ड अटेम्प्ट, जब आपने थर्ड अटेम्प्ट में इवेंचुअली नीट क्रैक किया, तो क्या चेंजेस रहे हैं आपके इस जर्नी में? क्या आपने चेंज किया है? व्हाट स्ट्रैटेजी यू चेंज देन यू फाइनली क्लियर्ड योर नीट एग्जामिनेशन? मैम, सबसे पहली बार तो मैंने ट्वेल्थ में अपीयरिंग में ट्वेल्थ के एग्जाम्स देते ही मैं बैठ गया था कि देखता हूँ ये चीज होती क्या है। और मेरे ख्याल से मेरे काफी दोस्त हैं, ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये है क्या चीज। सब लोग बोलते हैं मेडिकल में अगर आपने बायो लिया है सबसे टॉप नॉच नीट है, बीबीएस है। तो मैंने अपीयरिंग में दिया और मेरी मैम बायो ही सिर्फ अच्छी थी। तो मैंने ओके। सिर्फ, मुझे अच्छे से याद है आज भी, मैंने सिर्फ बायो अटेम्प्ट किया था। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा मैंने वो मार्कशीट बैकेंड छोड़ा था। और उससे ही मुझे 200 मार्क्स मिले थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब करना है, अब मन बना लिया है। और मन बनाना मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने वो अपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, आपने विल पावर सोच लिया कि मुझे चीज करनी है तो करनी है। तो मैंने बना लिया था मूड कि मैं अब करूंगा, तो मैंने ड्रॉप लिया, मैंने ठान लिया कि मैं अब करूंगा। ऑफलाइन क्लासेस गया। मैम, कमी क्या थी मैम कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत वीक सब्जेक्ट था और फिजिक्स मेरे लिए वाकई में हुआ था। और मुझे आज भी ये दिन याद है मैम कि हमेशा लाइक हमारे हर 22 दिन में टेस्ट होते थे। तो पहला मेरा फिजिक्स का टेस्ट था और मैं पूरी रात नहीं सोया था। मैं पूरी रात जागा रहा और मुझे पेपर के तो टाइम नींद आ रही थी। फिजिक्स शुरू से एक डरावना सपना रहा है ना, हाँ, जो मोस्ट हाँ। ऑफ द नीट स्टूडेंट्स के लिए रहता है। इवेंचुअली बेटा अगर फिजिक्स इतना ही डिफिकल्ट था तो तुमने उसके ऊपर ओवरकम कैसे किया? आप इतना बताइए, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू ओवरकम दिस फियर? कैसे तुमने उसको फेस किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, अरे फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, उसको स्किप कर दो, कोई बात नहीं, बायो को और ज्यादा टाइम दे दो, केमिस्ट्री को और कर लेंगे, फिजिक्स रहने ही देंगे, देखी जाएगी। यार यही चीज है मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन रोकती है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने से रोकती है। आई थिंक यू एग्री विद मी ऑन दिस। एंड आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा है बेटा, आपने कैसे इसको ओवरकम किया? आप प्लीज बच्चों को बताइए ताकि वो अभी से इसको वर्क करना स्टार्ट करें। मैम, फिजिक्स का लैंग्वेज इज मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आपका क्वाइटली स्ट्रांग होना चाहिए, विच इज बेसिक मैथ में कवर हो जाता है। पहली बात तो डरना नहीं है। मेरा अपने आप से एक यही बात कहना था कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं हम ही लोगों ने बनाए हैं, लाइक एक ह्यूमन स्पीशीज नहीं बनाया है। और हम ही इसको टैकल कर रहे हैं और ये बनाए भी इस हिसाब से गए कि हमारे स्टैंडर्ड के लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं टैकल। तो ये डर पहले निकाल दो कि फिजिक्स एक हुआ है। मैं लेजिट बता रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता था। मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल याद करके जाता था ट्वेल्थ तक। मैं लेजिट ऐसी कॉपी पढ़ता था और याद करके जाता था, PYQs वगैरह। बट ऐसे काम नहीं चलेगा। बट आपको पता है क्या, मैं मेरा जब पहला ड्रॉप था तो मुझे
सिर्फ 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने में 1 घंटा 15 मिनट लग जाता था, सिर्फ 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इतना इतना ज्यादा वीक था। तो पहले तो डर निकाल दो अपने अंदर से फिजिक्स को लेके। इसके अब साथ क्या तो मैं करो, टोटली फेस एग्री करो। करती हूँ। हाँ, अब करो, फेस करना शुरू करो, मतलब मन में गांठ बांध लो कि लड़ना है, पूरी साल सिर्फ लड़ना है, और सबसे ज्यादा उससे लड़ना है जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। और जब तक हम्म, भागोगे कभी नहीं पा पाओगे, सच बता रहा हूँ, कभी अपना ड्रीम कॉलेज, अपना ये जो वाइट एप्रेन कभी नहीं ले पाओगे। फेस करो। एक चीज और बताऊं, हम मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स की बायो अच्छी होती है, ठीक है, बायो अच्छी हम्म, होती है, केमिस्ट्री हमको नीट क्रैक करने में या हमको एक सर्टेन कट ऑफ क्रॉस करने में हेल्प कर सकता है, पर फिजिक्स फिजिक्स रैंक डिसाइड करता है। फिजिक्स बिल्कुल। आपको आपके मन का कॉलेज दिलाता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं ले सकते। और इससे दो फायदा है, अगर आप फिजिक्स कर लोगे ना तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का लैंग्वेज भी समहाउ फिजिक्स मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल ही है। आप रिलेट करना सीख जाओगे। तो बिल्कुल। मुझे आज भी याद है, जब मेरा पहला ड्रॉप के बाद मेरा पहला पेपर था, हर 22 दिनों बाद होता है, मैं पूरी रात जागा था, मुझे फिजिक्स से बहुत डर लग रहा था, और मेरे सिर्फ 300 350 नंबर आए थे। हम्म। सो मैंने यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी सच यार। बताऊं तो साढ़े मैंने तीन सौ पूरी नंबर साल भर पैन घिसा है। थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी वरुण। बच्चों को एक चीज बताना चाहूंगी यार, देख लो 631 स्कोर लिया है इस लड़के ने, और 350 मॉक टेस्ट में आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी अगर आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है मॉक टेस्ट में, 350 आ रहा है, 400 आ रहा है, तो आप वो स्कोर अचीव नहीं कर सकते। आप 600 प्लस तक जा सकते हो, आप इवन 650 तक भी जा सकते हो। बट अगेन आई से दैट कि यार खुद पे अगर तुम ट्रस्ट बनाए रखोगे, एंड इस चीज को ना दिल पे नहीं लेते हैं यार। बहुत सारे बच्चे ना मॉक टेस्ट के स्कोर को दिल पे ले लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, यार नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। वो एटीट्यूड तुमको बदलना है बेटा। फेलियर्स आर पार्ट ऑफ सक्सेस, मैं ये समझती हूँ। छोटे छोटे फेलियर्स आते हैं, बट आप अगर उस फेलियर से डर के रुक जाते हैं तो आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। सो यार आई एम रियली हैप्पी कि वरुण ने अपने इन छोटे छोटे फेलियर से सीखा और इवेंचुअली बेटा उसने उस पर वर्क किया। वरुण, इस पे मैं एक और चीज तुम्हें यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज द राइट नंबर ऑफ द मॉक टेस्ट जो आपको देने चाहिए इन दिस जर्नी। इन अगर मैं लास्ट 1 मंथ की बात करूं बिफोर द नीट एग्जामिनेशन, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कितने फ्रीक्वेंटली देने चाहिए, एंड उनका एनालिसिस आपने किस तरीके से किया, वो स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ। तो मैम, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर यही, इसी का आंसर ने ही मुझे नीट क्रैक करा दिया, मुझे कट ऑफ क्रॉस करवा दिया। मुझे आज भी याद है कि फर्स्ट ईयर में मेरी कमी यही थी कि मैं पढ़ता तो था, फिजिक्स की न्यूमेरिकल भी लगाता था, बट फ्रीक्वेंसी कम थी या मॉक टेस्ट कम सॉल्व करता था। और अगर सॉल्व कर लिए तो प्रोक्रेस्टिनेशन, कि कभी उसको वापस रिव्यू नहीं करना, कभी वापस से एक बार गो थ्रू नहीं करना, कहाँ कमी आई, क्यों कमी आई, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स कम थी, दिक्कत दी आपको, और क्या क्या आपने माइनर मिस्टेक्स करी। तो मैम फिजिक्स में या ओवरऑल मैंने क्या किया था कि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मैंने कोशिश करी थी कि मेरे नीट से लगभग 3 महीने पहले मेरा सिलेबस पूरा हो जाए। 3 महीने पहले या 2.5 महीने पहले मेरा बिल्कुल टारगेट था। फिर मैंने हम्म, ठान लिया था कि मुझे हर दिन तीन, दो तो मतलब तीन तो ठीक है, पर दो तो लगाने ही लगाने हैं, और तीन मेरे लिए बोनस होगा। यानी कि पर डे मुझे 3 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। तो लगभग 3 hours 20 minutes का होता है, तो मैं सुबह 9 बजे ही बैठ जाता था। और मैं ये करता था मैम कि मुझे हम्म, पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है कि मैं पढ़ रहा हूं तो अब मुझे आ जाएगा। और एक चीज और, आप सोचो कि आप बार बार नोट्स रिवाइज करते रहोगे, आप गो थ्रू होते रहोगे, नहीं, आपको नॉलेज अप्लाई करना आना चाहिए। और तो और एग्जैक्ट। आपको एमसीक्यूज के साथ, मतलब आप पढ़ो, और क्योंकि वो आपको बहुत 1 1.5 मिनट ही मिलता है कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, या उससे भी कम, तो आपको फटाफट अप्लाई करना आना चाहिए। और फिर से कुछ क्वेश्चन, सिर्फ कुछ क्वेश्चन, दो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स यूनिट से इंटीग्रेट भी होते हैं, तो यस। आपको आना चाहिए वो अप्लाई करना। आपने भले ही सारे फॉर्मूला याद कर लिए फॉर्मूला शीट से, बट अप्लाई करना, वेयर द मेन पिक्चर्स कम्स, कि आपने पढ़ लिया ठीक है, तो मन ये मत लगाओ कि नहीं होगा, नहीं होगा तो हम दोबारा पढ़ लेंगे उसको, वो टॉपिक हम दोबारा कर लेंगे, बट फेस करो क्वेश्चंस को, वो बहुत जरूरी है। मेरा टारगेट था कि मुझे बाय द टाइम नीट में लगभग 70 80 पेपर सॉल्व करने हैं। और उसमें भी ये स्ट्रेटेजी थी मेरी कि मेरा बायो सॉर्ट ऑफ स्ट्रांग था, तो मैं ये पेपर लगाता था, बायो भी सॉल्व करता था, जिसमें मेरी बॉटनी थोड़ी हार्ड, मुझे हार्ड लगती थी, बट जूलॉजी ठीक थी मेरी। तो मैं प्राइमरली बॉटनी पे ज्यादा फोकस करता था, और केमिस्ट्री पूरा और फिजिक्स पूरा।
मोस्टली फिजिक्स में सारे क्वेश्चन मैंने, जैसे आज एक यूनिट कवर कर लिया तो मैं उसके सारे हम्म। पेपर्स निकाल लिए जिसमें यूनिट के क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चंस लगाता था। और टाइम को जरूर ट्रैक करता था। और आप एहसास करोगे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हो ना, तो आपका एक मसल माइंड मेमोरी एक कनेक्शन हो जाता है। तो हम्म। आपका दिमाग यूं काम करता है। कई बार मैंने ऐसे रियलाइज किया है कि आपको क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, आपको आंसर डिड्यूस करने की बजाय एमसी उसमें ऑप्शंस ही ऐसे वो पुट करते हैं कि आप यूनिट्स के थ्रू आंसर बता दो, एग्जैक्टली। सिर्फ यूनिट्स के थ्रू। या सो फिर ये मेरे कि आप अकॉर्डिंगली नीट एग्जाम इज बेसिकली टाइम मैनेजमेंट एज वेल, है ना? अगर आप नीट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सीख गए तो आप आधा खेल सीख गए हो। क्योंकि यार ऐसा बोला जाता है, हम टीचर्स में जब डिस्कशन होती थी ऐसे बोला जाता था कि यार नीट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, बच्चे को अगर तुम 6-7 घंटे के लिए पेपर दे दोगे ना तो मैक्सिमम बच्चा जो है उसको क्रैक कर लेगा, बट वो 3 घंटे के अंदर, उस ड्यूरेशन के अंदर आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। चॉइस ऑफ क्वेश्चंस जो आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपको हिंडर कर रहा है तो उसको ईगो पे नहीं लेना, उसको लीव करना आना चाहिए। तो ये सब चीजें इक्वली वर्क करती हैं बेटा जब आप मॉक टेस्ट देते हो। तो मॉक टेस्ट एक्चुअली प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, और उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेटा प्लीज मॉक टेस्ट से मत भागिए। अब मैम तो बोलती ही है, अब आपके वरुण भैया ने भी आपको बोल दिया है कि मॉक टेस्ट से भागना नहीं है। इससे भागेंगे तो आपकी सिलेक्शन फिर दूर जा सकती है, ठीक है? तो अब मैं जानना चाहूंगी कि यार सिर्फ समटाइम्स इट हैपेंस कि फिजिक्स में, या अगर मैं केमिस्ट्री में भी बात करूं, है ना, न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, बच्चे को फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं करता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि यार ये फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो मेरे को थ्योरी नहीं आती है इसकी, तो बच्चा दोबारा से थ्योरी पढ़ने चले जाता है। इज इट अ राइट अप्रोच, या उसको उसी टाइप के डिफरेंट और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? अगर पहली बार है कि आपने किया, आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप ओपन बुक आपने फॉर्मूलाज रख लिए, लिस्ट सामने रखिए, क्योंकि कभी कभी होता है आपको अप्लाई करने में भी दिक्कत होती है कि आपने छोटी मोटी गलतियां कर दी, आपने कोई वैल्यू किधर का किधर रख दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का फर्क नहीं रखा, डेसिमल्स का नहीं रखा, तो आप पहली बार के लिए आई वुड से आप कर सकते हो। बट बार बार सीख करना फॉर्मूलाज को नॉट गोना हेल्प यू। और तो और आपको कुछ मोस्टली चैप्टर्स जैसे ग्रेविटी हो गया, वहां पे मोस्टली चैप्टर्स एक प्राइम, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, कुछ प्राइमरी फॉर्मूलाज हैं, उनसे क्या करते हैं टीचर्स हमारी हेल्प करते हैं, कुछ क्विक फॉर्मूलाज यानी कि इंस्टेंट, हम इंस्टेंट हम्म। बोलते हैं उनको, कि हाल के हाल आपने वैल्यूज पुट करी आंसर आ गया, वैल्यूज पुट करी हम्म। आंसर आ गया। तो कभी कभी वो चीजें हम याद नहीं रखते। तो आप अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए कि मेन फॉर्मूला हम्म। याद है। तो आप मान लीजिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप जल्दी जल्दी से फॉर्मूला डिड्यूस कर ले, जल्दी से फॉर्मूला निकाल ले आप। और कोशिश एग्जैक्टली। करिए कि फॉर्मूला याद रहे। अगर नहीं रहता है तो इम्पेशेंट मत होइए, इम्पल्सिवली डिसीजन मत लीजिए, वेट करिए। और जैसा कि मैम ने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। इससे आपको आइडिया मिलेगा, आप कनेक्ट कर पाओगे कि कहाँ क्या अप्लाई करना था। जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा नीट के करीब जाओगे, उतना कंफर्म होगा कि आपको आपका नीट का सीट मिलने वाला है। सच बता रहा हूँ। बिल्कुल। सो बिल्कुल सही बोला वरुण। एंड अगर हम लास्ट 30 डेज में बात करें तो जैसे कि आपने बोला, मैं टारगेट कर रहा था कि एक दिन में मैं 3-3 मॉक सॉल्व करता था। हमारे स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे, बट ये वरुण भैया ने बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है आपको कि एक दिन में 3 मॉक टेस्ट आप सॉल्व करें। बट इवेंचुअली अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम इनको एज अ 30 डेज में बताना चाहो अगर, कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तुम कितने कितने घंटे के स्लॉट में डिवाइड करके ओवरऑल एक दिन में कितने आवर्स ऑफ स्टडी करना चाहिए इस टाइम पे नीट एस्पिरेंट को, तो तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा इस पे? व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी फॉर लास्ट 30 डेज सजेशन फॉर आवर स्टूडेंट्स? अब आपने बोल दिया कि मैंने बड़ा टारगेट दे दिया है, बट देखो करना पड़ेगा। देखो अपने लिए करना पड़ेगा। देखो अपना अगर चाहिए अच्छा लाइफ, सब कुछ अच्छा करना है, करना पड़ेगा। सुन लो और गाइस, सुन लो। आज की बात करूं तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ा सा सिलेक्टिव थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा यहाँ पे। मैंने 16 से 17 घंटे पढ़ाई करी है नीट के पास आने की, क्योंकि मैं तब मैं नहीं छोड़ सकता। और ऐसी बात नहीं है, मैं बर्नआउट भी हुआ हूँ, मैं थोड़ा बहुत टाइम के लिए डिप्रेस भी हूँ, और मैं ब्रेक डाउन भी हुआ हूँ कि अब क्या इतने कम दिन रहेंगे, जबकि मेरी तैयारी ठीक ठाक थी। बट कभी भी किसी स्टूडेंट को पूछोगे आपकी तैयारी कैसी है, वो कभी ये नहीं बोल सकता कि हाँ मेरी तैयारी 100% है। किसी टॉपर को और भी बोलोगे तो वो कभी मुझे नहीं ऐसा लगता है ये टॉपर्स की निशानी है। जब जब आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए ना, वो भी गलत चीज है। आपको हमेशा मेरे मम्मी कहती थी कि अगर आपको डर लग रहा है ना तो डर लगना अच्छी बात है, अगर डर नहीं लग रहा है ना तो वो बुरी बात है। डर लगना चाहिए, बिकॉज जिस बोल। एग्जाम के लिए तुमने दिन रात एक किया है, तुमने मेहनत करी है, यार तुम उस एग्जाम को लेकर डरोगे नहीं तो क्या?
अब डरना पॉजिटिव वे में डरना कह रही हूँ बेटा, ऐसा नहीं कि डर के बस एंजाइटी हो गई और हम खोल ही नहीं रहे, हम किताबें बंद, नहीं। डरो इस चीज के लिए कि यार इस बार सिलेक्शन तो लेना ही है, बट खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे ना, सिर्फ डर ही रहे हो, फिर गड़बड़ है यार। तो डरना अच्छी बात है, अभी भी पर गूज़बम्प्स आ रहे हैं डर आपकी के बातें कारण, सुन के, लग रहा है पर मैं ही जैसे लीड दे रहा हूँ। बस देने वाले हो, इस बार फिर दे रहे हो क्या? बताओ, वरुण भैया को फिर से दिलवा दे नीट का एग्जाम। तो अब चलिए, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा वरुण भैया, नहीं इस बार नहीं, ठीक है, हाँ, इस बार दूसरे बच्चों को चांस देते हैं। बट सच बोल रहे हैं बेटा, डर के ऊपर जीत है, खुद पर बस भरोसा रखो यार, वो भरोसा अपने ऊपर होना चाहिए। आप अचीव कर सकते हो, डर के रुकना नहीं है। वरुण, एक चीज़ इसमें ऐड एक चीज करूँगा। और, एक चीज पूछूंगी मैं, पहले पूछूंगी तुमसे कि तुमने हाँ, बोला कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जब ब्रेकडाउन होता है, बर्न आउट फील करते हो, उस ड्यूरेशन में व्हाट यू डू, है ना, क्या उस टाइम पर किताबें बंद करते हो? इज देयर एनी स्ट्रेस बस्टर फॉर यू? बच्चों के लिए कुछ भी तुम बताना चाहो कि व्हाट वाज योर स्ट्रेस बस्टर इन दिस जर्नी? स्ट्रेस बस यही होता है कि पता है क्या मैम, हम अपने दिमाग में एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि आज हमें ये करना है। और फिर अगर हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, पहली बात तो हम टारगेट ही इतना बड़ा सेट कर लेते हैं जो हम अचीव करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और हम अपने ही टारगेट जो हमने इमेजिनली खुद ही सेटअप कर रखा, किसी ने बोला भी नहीं है, फिर हम वो ना क्रैक कर पाए या हम ना मीट कर पाए, तो हमको खुद को स्ट्रेस हो जाता है। तो पहली बात तो टारगेट जो रखो ना, वो थोड़े से क्लोज, अपनी क्या कहते हैं, अपने आप को समझ के रखो। क्योंकि कोई चीज शुरू करनी है, जैसे मैं अपने दिन को ऐसे डिवाइड करता था, क्योंकि अब पूरा दिन खाली था, ढाई ढाई महीना मुझे खुद पे देना है पूरा हर दिन। तो मैं सुबह उठाता था हार्ड टॉपिक जो मेरे लिए हार्ड है, जैसे कि अगेन फिजिक्स मेरे लिए हार्ड था, या सिलेक्टिवली फिजिक्स में मेरे लिए मैकेनिक्स हार्ड था, या काइनेमेटिक्स, जो भी चीजें थी वो। उसके बाद मैं फिर मॉडरेट पे जाता था, आफ्टर लंच, पोस्ट लंच में मॉडरेट पे जाता था इवनिंग तक। और इवनिंग के बाद रात तक मैं इजी पे आ जाता था, थोड़ी लेथार्जी फील होने लगती थी, मुझे स्ट्रेस होता था ना, तो मैं तारक मेहता देख लेता था, मुझे तारक मेहता देखना बहुत पसंद था। मैं सही। भाभी जी घर पे देख लेता, सबका अपना अपना है, बट हाँ लिमिट्स में, मतलब मैं एक स्लॉट रखता था कि फटाफट करके आ जाएंगे, मूड फ्रेश करके आ जाएंगे। माँ पापा से बात कर लेता था, माँ से बात करना बढ़िया लगता था हमेशा से। बाहर थोड़ा बहुत घूम आए, गाने सुन लिए, और दूसरों की सुनी, मान लो आसपास के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सुना, बट अपने ऊपर कोई भी किसी भी हिसाब का कोई असर नहीं किया। कोई बोलता है तूने ये किया क्या, तूने वो पढ़ा क्या, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इतने पी वाई स्क्वायर, ठीक है मैं कर रहा हूँ। और जैसे कि मैम ने बोला, टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, डर भी लगता है, बट तब तक डरना जब तक तुम्हें लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। और तुम मानो, अगर तुम ढंग से पढ़ रहे हो ना, तुम्हें नीट की एक रात पहले बिल्कुल डर नहीं लगेगा, तुम बहुत कॉन्फिडेंट होगे, और तुम सच में अच्छी नींद सोगे, क्योंकि तुम्हें पूरी साल की मेहनत है, और तुम उतना डर लियो अपने हिस्से का, अब तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3.5 घंटा और तुम्हारे हाथ में तुम्हारी नीट की सीट। एग्जैक्टली exactly. तो बस लास्ट टाइम पे बेटा ये एटीट्यूड होना चाहिए कि अब तो फोड़ के आना है ना, अब तो आर या पार वाली लड़ाई है, पूरी साल मेहनत करी है, तो अब वो मेहनत जो है वहां पे निकाल के आनी है पेपर में। और मैं एक चीज बोलूंगी यार, रिजल्ट के बारे में सोच के नहीं जाना है। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोच के जाएंगे ना कि यार इतना स्कोर आना चाहिए, यहाँ पे मुझे एम करना है, ये कॉलेज मुझे चाहिए, वो अगर आप स्ट्रेस लेकर जाएंगे ना अपने दिमाग में, आप कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो ना कभी कभी फुल कॉन्फिडेंस में, यार आज तो बड़ी अच्छी तैयारी है, मॉक टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा, उसी कॉन्फिडेंस में जाओ यार नीट का पेपर देने, लोड मत लेकर जाओ। राइट, यू एग्री विद मी? चलिए, अब एक और मैं चीज बोलना चाहूंगी, जो अभी बच्चे 400 या 500 के करीब स्कोर कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 400 टू 500 के बीच में स्कोर कर रहे हैं इस टाइम पर, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे कि यार वो ड्रीम स्कोर अचीवेबल है, डटे रहो? क्या बोलना चाहोगे, सिर्फ एक लाइन में आप उनको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज अगर देना चाहोगे, जो अभी 400 से 500 स्कोर कर रहे हैं, कि उनको कैसे डटे रहना है, व्हाट शुड बी देयर मोटिवेशन? मेरे साथ के जितने भी हो, देखो, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, ये बात है, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। और सच में ठान लिया है तो कर ही दोगे, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लड़ते रहना है, वहां नहीं रुकना है, कमी नहीं आनी चाहिए यार। पहले यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार कि द वर्ड इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज यार आई एम पॉसिबल, है ना। मैं खुद इस चीज को बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि जब आप ठान लेते हैं ना कि यार ये करके रहना है, तो फिर कोई ताकत भी आपको रोक नहीं पाती है। और अगर कोई ताकत आपको कुछ सुना रही है तो सुने मत, है ना, कान बंद कर ले, बस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ते रहे। एंड वन फाइनल गो यार, अगर मैं ऐसी एक नंबर पूछ लूं, है ना, वैसे तो याद नहीं होगा तुम्हें एग्जैक्टली, बट वैसे एक नंबर पूछ लूं, ओवरऑल इस जर्नी में
ओवरऑल इस जर्नी में जब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तुमने पर चैप्टर अगर मैं बात करूं कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे? कुछ रफ एस्टिमेट, कुछ भी रफ एस्टिमेट पर चैप्टर, पर चैप्टर पर चैप्टर। मुझे मेनली फिजिक्स का याद है, तो लगभग हम 250 फिजिक्स में ही 300 पूछ साढ़े रहे तीन हैं। सौ बायो में तो तुमने कर लिए होंगे बहुत बायो में तो मैम आपको क्या बताऊं, बायो में तो इतने सारे क्वेश्चन थियोरेटिकली इतनी जल्दी हो जाते हैं, 500 600 एसर्शन रीजंस थे, कितनी सारी चीजें होती थी उसमें, तो उसमें तो बहुत हो जाते थे। तो बायो में तो जाते थे कि 400 500 600 से एनसीईआरटी चले जाते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है ना, रह गया क्वेश्चन। बच्चे यूजुअली समझते हैं कि एनसीईआरटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो बाइबल नोट्स है दिए हमारी। जा रहे हैं, जो ऐसे कलरफुल नोट्स मिल रहे हैं हमें, वो इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बताओ यार हमारे स्टूडेंट्स को कि आपको कैसे लगा कि एनसीईआरटी ने आपकी हेल्प करी है सिलेक्शन में? एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। Don't go here and there, and don't look forward, up and down, left, center, nothing. Just focus on NCERT. NCERT is sufficiently sufficient to crack NEET. सच में आप अच्छे से उसको पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। कभी कभी कुछ चीजें उसमें थोड़ी ट्रिकी होती हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, बट एक चीज मेजरली 80-90% या 95% तक सिर्फ एनसीईआरटी कवर हो रहा है। अगर 5% या एक आधा क्वेश्चन जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी आ भी जाता है, उसके लिए आप कितना हेड ब्रेक करोगे, कितना ज्यादा इंपेशेंट होगे, कितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे। बट आप मेजरली मेजरली एनसीईआरटी पे ही फोकस करो। असर्शन रीजंस हो, एमसीक्यूज हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सारे वहीं से ही बनते हैं। चलो एक बार स्कोर कर दो यार, 10 में से अगर मैं बात करूं, बायो के एनसीईआरटी 10 में से कितना इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की? फॉर मी बायो 10 में से 10, ठीक है। obviously. I would say 10 में से 11. And for physics and chemistry, for chemistry I would say just because of organic chemistry भी वहां पे कवर होती है आपकी, और physical chemistry भी है, inorganic भी है, तो 10 में से 8 कवर हो सकता है for physical chemistry and inorganic and all. Physics के लिए I would say कि again it's very numerical based subject, तो हाँ 10 में से 7 8 is sufficient. If you are reading, if you're going through once ना, that is also have a is a quick बेसिकली glance. जितने जितने थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, या फिर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड अगर हम बात करें, फॉर Exactly. दैट पोर्शन हाँ, एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट। जो बहुत ही exactly, बस मैं फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं उनके लिए हम खुद भी बच्चे को बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी रीडिंग ना करें, बिकॉज एनसीईआरटी कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है फिजिक्स में चीजों को। बच्चों को बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें समझ में नहीं आती एनसीईआरटी में, बट हाँ करेक्ट। आप उसको कंप्लीटली इग्नोर करके नहीं चल सकते इन द फिजिक्स एज वेल, राइट? यस मैम, यस मैम। एक चलिए चीज अब। मैं ऐड करूंगा लास्ट उनको सबको कहने के लिए। देखो आपको बता दूं, मैं एक सच बात बताता हूँ। मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, मेरे हाईएस्ट मार्क्स पता है कितने आए हैं और किस में आए हैं? मेरे हाईएस्ट मार्क्स 631 आए हैं, और वो नीट एग्जाम में ही आए हैं, वो उसी दिन आए हैं। इससे पहले इतने मॉक दिए मैंने, उस सब में इतने नहीं आए थे, सबसे ज्यादा इसमें आए हैं। तो आपको क्या पता, आप लगे रहो और आपकी सबसे ज्यादा नीट में आ जाए। तो होपफुल रहो, मोटिवेटेड रहो, लगे रहो, फाड़ दो भाई इस बार। ऑल द वेरी रुकना नहीं बेस्ट। है यार, है ना? मैं ये बोलूंगी फिर से एक बार कि अभी अगर 350 400 450 500 पे अड़े हुए हो, कोई बात नहीं, बट ये इवेंचुअली स्कोर जाएगा, 600 पार भी जाएगा। दृढ़ निश्चय रखो, प्रैक्टिस करते रहो, रुकना नहीं है। लास्ट के दिनों पे इधर उधर नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव बातें नहीं सुननी है। स्ट्रेस बस्टर के लिए वरुण भैया की तरह आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख सकते हैं। वो आपको हेल्प करेगा यार, आपका मूड लाइट करने में। आपको किसी से बात करना पसंद है, आप वो भी कर सकते हैं। वरुण एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी लास्ट, कि यार इसमें आपकी कंप्लीट जर्नी में कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया हो फैमिली में से एज वेल एज फ्रेंड्स में से, देयर वाज एनी पर्सन, स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है कि यार हाँ यू कैन अचीव इट? बिकॉज बीइंग अ ड्रॉपर वो बहुत मुश्किल रहता है यार, कि आप दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? यू एग्री विद मी कि आप दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं, वो एक साल आप दोबारा देने वाले हैं उसी सिलेबस को पढ़ने के लिए जो शायद आपने पढ़ा है, दोबारा दोबारा एक ही चीज आप कर रहे हैं। तो इस पूरी जर्नी में आपके लिए, आपकी सपोर्ट बनकर आपके पीछे कौन खड़ा हुआ था? बहुत सौ का होगा, मेरे लिए तो मेरी माँ है वाकई में। कहती थी लला तुम कर लो, लला तुम कर लो, तुम कर लोगे, अच्छा करोगे तुम। वो इतना भरोसा दिखाती थी कि मुझे लगता है वो मुझ में इतना भरोसा दिखाती है, अगर मैं उसका थोड़ा भी अपने अंदर दिखा दूं तो मैं शायद कर लूंगा। तो मेरी माँ मेरे लिए बहुत लाइक, उन्होंने मेरे पीछे, वो अपनी जॉब छोड़ के मेरे पास आ गई थी कि मुझे देखने के लिए कि तुम ठीक हो कि नहीं, तुम
मेरे साथ रहने आ गई थी जब नीट के थोड़ा क्लोज आ गया था, मैं थोड़ा सा मैं भी ब्रेकडाउन वाले स्टेट में आ गया था कि अब क्या। तो माँ मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। सो यार इट इज रियली रियली है ना हार्ट टचिंग, बिकॉज पेरेंट्स का जब सपोर्ट मिलता है तो बच्चे को ना एक और ही नेक्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी मिलती है, एंड इट एक्चुअली हैपेंस। मेरी लाइफ में भी मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे थ्रू आउट इस जर्नी में, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। एंड कभी कभी ऐसा होता है यार, कई बच्चों के लाइफ में पेरेंट्स उतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, डांटते हैं, है ना। मैं फिर भी उनको ये चीज बोलना चाहूंगी, ये एक फेज रहता है ना। इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आता है जब आपको रियलाइजेशन होती है कि वो डांट भी आपके भले के ले रहे हैं। तो आप उनको जज मत बिल्कुल। करें, पेरेंट्स ऑलवेज आपका सपोर्ट देने के लिए हैं, दे आर ऑलवेज देयर। एंड एक और चीज बोलूंगी यार कि आप प्लीज इस रिजल्ट के टुकड़े के साथ, है ना, अपनी लाइफ को मत तोलें। बहुत सारे बच्चे बहुत गलत कदम उठाते हैं जब उनका रिजल्ट उतना नहीं आता है अच्छा जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है। बट फिर से बोलूंगी बेटा, लाइफ कभी भी एंड नहीं हो रही है ना। ये नहीं तो कुछ और सही, हर कोई इंसान एक स्पेशल चीज के लिए बना है। अगर नीट नहीं तो कुछ और सही, आप वर्क कीजिए, आप मेहनत कीजिए, बट आप रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। एंड इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि 631 स्कोर जो आया वो पहले दिन नहीं आया, 200 से जर्नी स्टार्ट हुई थी, 631 तक पहुंची है। और ये इस चीज का प्रूफ है कि कंसिस्टेंसी, स्ट्रैटेजी और इम्प्रूवमेंट, ये लगातार अगर आप कर रहे हो तो आप अपने फाइनल गोल तक पहुंच सकते हो। तो एक फाइनल मैसेज लेते हैं वरुण भैया से और फिर आज के पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। लगे रहो, कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्रूवमेंट होगा। अपना इवेल्युएशन जरूर करना, अपना इवेल्युएशन जरूर करना, कहाँ दिक्कत आ रही है। ज्यादा मत सोचना निगेटिविटी। आप करते, आप ओवर थिंकिंग करते हो विच ओपन्स टू नेगेटिविटी। ज्यादा मत सोचो, भरोसा रखो, और अच्छे अच्छे एप्रीविएशन हर दिन अपने साथ बोलो कि मेरे साथ सबसे बढ़िया होगा, एक सीट तो मेरी है, एक सीट पे तो मैंने रुमाल रख दिया है, वो तो मेरी ही है। बी मोटिवेटेड, हो जाएगा, भरोसा रखो। ऑल द वेरी बेस्ट। सो इसके अलावा अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं जो आप अपने फेवरेट वरुण भैया या मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करें। बने रहें, विश यू गुड लक, स्टे ट्यून।